नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। बात आज जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में धारा 370 और अनुच्छेद 35A की लड़ाई 50 के दशक से जारी है। तब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था कि यह धारा घिस घिस कर अपनी मौत मर जाएगी, लेकिन आज हालत यह है कि इसकी वजह से कश्मीर की बेटियां घुट घुट कर मरने को मजबूर हो गई हैं। यदि कोई कश्मीरी लड़की बाहरी लड़के से शादी कर लेती है तो अनुच्छेद 35A की वजह से उसके सारे हक खत्म हो जाते हैं। चंद धाराओं और अनुच्छेद की वजह से कश्मीरी अल्पसंख्यक अपने ही देश में शरणार्थी और कश्मीर अपने ही देश में अलग देश जैसा बन चुका है। अब जब 14 अगस्त को इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है और केंद्र सरकार का रुख भी सख्त है, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर PDP तक एक दिल एक जान बनते दिख रहे हैं। धुर विरोधी पार्टी होने के बावजूद कल मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को फारूक अब्दुल्ला के पास जाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा, जबकि राज्य से लेकर केंद्र तक में उसकी और उसके सहयोगी दल की ही सरकार है। महबूबा मुफ्ती चाहती तो दिल्ली आकर बीजेपी की सरकार से बात कर सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो कश्मीरी पार्टियों के पास गई, फारूक अब्दुल्ला के पास गई। कश्मीर में सियासी दलों के बीच मची इस खलबली में हम तो पूछेंगे कि दलितों और महिलाओं के साथ बड़ा भेदभाव करने वाले अनुच्छेद 35 से इंसानियत के नाम पर कलंक है या नहीं है। सवाल नंबर 2 जो आज हम पूछेंगे, आखिर भारत के दूसरे हिस्से के लोगों को अपने ही देश में कश्मीर में रोजगार और संपत्ति हासिल करने की आजादी क्यों ना हो। और सवाल नंबर 3 जो आज हम पूछेंगे कि अनुच्छेद 35 से आम हिंदुस्तानियों को कश्मीर से दूर नहीं कर देता। 35A के फंदे में कश्मीर। इन सवालों पर बड़े पैनल के साथ बड़ी चर्चा, लेकिन एक नजर दिन भर के घटनाक्रम पर। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, 35A के फंदे में कश्मीर। What is this Article 35A for? Protecting the people of the state, whether from Jammu, Kashmir or Ladakh. Their rights of existence here. This was not, after all, in the Maharaja's time, this was done to prevent others coming in to dilute their culture. कश्मीर ये उनका भी है जो मुसलमान नहीं। कश्मीर ये उन सब का है जिनकी पीढ़ियां यहाँ जन्मी और पली बढ़ी। लेकिन अगर उन्हें बहुसंख्यकों ने भागने को मजबूर कर दिया तो क्या अब ये कश्मीर उनका घर नहीं रहा? अगर किसी ने उनकी जागीर हड़प ली तो क्या कश्मीर पराया हो गया? क्या किसी बिटिया ने अपनी मर्जी से कश्मीर के बाहर शादी कर ली तो कश्मीरी होने का हक खत्म हो गया? इस कथित अन्यायी कानून के खिलाफ आवाज उठने लगी है तो कश्मीर में खलबली है। कश्मीर के तमाम दल तमाम मतभेद भुलाकर इस मुद्दे पर एक हो गए हैं। सारी रियासत को इफेक्ट करने वाला है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग इसको समझ सकें कि हम 35 को एब्रोगेट करने के लिए क्यों खिलाफ हैं, इसको हटाने के लिए क्यों खिलाफ हैं, क्योंकि यह हमारी बुनियादी चीज को हटाना चाहता है। धारा 35A यानी धारा 370 का वो हिस्सा जो राज्य के बाहर से आए लोगों को स्थायी निवास की अनुमति नहीं देता, देश के दूसरे हिस्से के लोगों को जमीन घर खरीदने की इजाजत नहीं देता, दूसरे नागरिकों को सरकारी नौकरी, वजीफा और दूसरी रियायतें नहीं देता। 35A पर चर्चा की सुगबुगाहट से ही फारूक और कश्मीर के ज्यादातर दल एक हो गए हैं। उन्हें हर हाल में धारा 35A चाहिए। बेटियों पर निर्ममता बरतने वाला ये अनुच्छेद 35A, वो नियम जो कहता है संविधान के सामने कश्मीर में सब बराबर नहीं, वो कानून जो कहता है हाँ हम देश के बाकी हिस्से की तरह सबको एक नजर से नहीं देख सकते, ये कश्मीर की सियासत करने वालों को सुख देता है। इसके विरोध में जम्मू कश्मीर की स्वायत्तता को चुनौती बताने की ही होड़ लग जाती है। स्वायत्तता तो उस समय का खत्म होगा जब 5 लाख कश्मीरी पंडितों को
कश्मीरी व मुस्लिम्स ने उनको भगाया वहाँ से, उनके घर को ले लिया, उनकी महिलाओं की बेइज्जती की, ये सारा किया। और सब उस समय ये सो रहे थे फ़ारूक अब्दुल्ला, और उसके पहले उन्होंने आतंकवादियों को जेल से भी छोड़ दिया था। तो उस दिन के बाद 370 धारा 35 जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन सब रद्द हो गए हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है। 35A पलायन झेलने वालों को दर्द देता है। चारू वल्ली खन्ना जैसी महिलाओं ने इस दर्द को भोगा है, जो जन्म से कश्मीरी हैं, वहां से भागने को मजबूर हुई और अब वहां की नागरिक ही नहीं रही। जो हक जन्म के बाद मिला, जो हक उन्हें विरासत में मिला, एक झटके में छिन गया। इस भेदभाव को लेकर चारू वली खन्ना ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर केंद्र सरकार का रुख पूछा, तो कश्मीर में खलबली मच गई। 2 दिन पहले फारूक अब्दुल्ला के घर ऑल पार्टी मीटिंग हुई और इसके बाद महबूबा मुफ्ती भी उनसे मिलने पहुंच गईं। देश के लिए संदेश साफ था, कुर्सी छोड़ देंगे लेकिन धारा 35A नहीं हटने देंगे। Chief Minister of the state has made a statement that if 35A is removed, she will quit the chair. I hope she stands by that statement of hers. जिस कानून को भारत से कश्मीर को दूर करने वाला, बेटियों से भेदभाव करने वाला माना जा रहा हो, हम तो पूछेंगे कि क्या कश्मीर में बेटियों से भेदभाव करने वाला 35A कानून खत्म होना चाहिए? मेरा सवाल एक बार बहुत ध्यान से सुनिए। आज का डिबेट बहुत ज़रूरी है और इसीलिए आपके जवाबों का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि क्या कश्मीर में बेटियों से भेदभाव करने वाला अनुच्छेद 35A का जो तहत कानून है वो ख़त्म होना चाहिए। अगर आपका जवाब हाँ है तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और 51818 पर अपनी राय हमको भेजें। #HTP और #35A का पेज, इसके ज़रिए भी आप ट्वीट कर सकते हैं और फेसबुक पेज पर जाकर अपनी राय हमको भेज सकते हैं। मैं मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से, जो खास लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ स्टूडियो में DK दुबे साहब हैं, जो कि संविधान के जानकार हैं, वकील हैं, RSS के भी जानकार हैं। और ख़ास बात यह है दुबे साहब की कि 35A को लेकर जो लड़ाई शुरू हुई पहली बार कोर्ट में, तो वो दुबे साहब की वजह से हुई। और भी तमाम लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं बारी बारी से करा देता हूं। हमारे साथ जो खास लोग हैं, GVL नरसिम्हा राव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पवन खेड़ा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, आपका स्वागत है। मेरे साथ निजामुद्दीन भट्ट साहब हैं, जो कश्मीर की सत्तारूढ़ पार्टी PDP के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और भी मेहमान इस डिबेट में जुड़ेंगे, बाबर कादरी होंगे और ललित अंबरदार साहब भी होंगे, जो कि एक्टिविस्ट हैं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं इस डिबेट में। लेकिन मेरा पहला सवाल सीधे तौर पर कांग्रेस के पवन खेड़ा से। पवन जी, मैं बाकी सबकी राय जानता हूं क्या है, कांग्रेस की राय को लेके मन में कंफ्यूजन है। मैं क्लियरली सबसे पहले आपको इसीलिए मौका दे रहा हूं, ये स्पष्ट कर दीजिए ताकि डिबेट को उस दिशा में आगे बढ़ाया जा सके कि आर्टिकल 35A पर कांग्रेस की राय क्या है। देखिए, आपने जो कार्यक्रम का नाम लिखा है उसमें सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट निकाला है जिसपे सबकी राय एक होगी, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन उसके और जो एस्पेक्ट्स हैं पूरा उसको पूरी टोटलिटी में देखना पड़ेगा। आप शुरू करिए, ये क्यों आया, महाराजा क्यों लाए, तीनों डोगरा हुए या कश्मीरी हुए या तीनों जो सेगमेंट्स हैं, उन तीनों की जॉब्स लैंड पे बाहर का कोई ना आए, ये उसके लिए था। और वो मुझे लगता है कि आज भी आप कश्मीर में किसी से भी पूछेंगे तो वो तीनों की रक्षा कश्मीर के जम्मू और कश्मीर के नागरिकों के लिए वो करना चाहेगा। 370 की बात करिए, ये दोनों सब एक इकट्ठे देखा, दे हैव टू बी रेड टुगेदर। तो 370 को आप देखिए, 97 एंट्रीज हैं सेंट्रल लिस्ट में, उसमें से 95 जो हैं ऑलरेडी अब वहां भी लागू हो चुकी हैं। तो अगर कोई परिवर्तन भी लाना है तो ऐसे लाया जाता है जैसे हम लाए 370 में। आज पहले वहां सदर रियासत होता था, अब वहां मुख्यमंत्री है, गवर्नर है, सुप्रीम कोर्ट की वहां एक्सटेंड होती है जुरिस्डिक्शन, इनकम टैक्स पहले नहीं था वहां, इलेक्शन कमीशन नहीं थी वहां। तो धीरे धीरे करके अब क्या रहा, 370 अब सिर्फ एक स्केलेटन रह गया, उसका कुछ रहा नहीं है वहां। लेकिन इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को, यह सूट करता है कि 370 उनके नागपुर के आकाओं को, जिनको कुछ ज्यादा आता जाता है नहीं, ना इतिहास का ज्ञान है, ना भूगोल का ज्ञान है, ना किसी और चीज का ज्ञान है,
उनको उनको ये खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए 370 को चाबुक लगाते रहते हैं। 370 रहा क्या, ये तो पता पूछा इनसे। 370 नाम की कोई चीज सिर्फ एक खाका भर रह तो गया मैं ये मान रहा हूं खेड़ा साहब, मैं ये मान रहा हूं खेड़ा साहब कि 35A के रहने पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति नहीं है। आपके हिसाब से ये जरूरी है आज के संदर्भ में भी? देखिए, ये ब्लैक और व्हाइट डिबेट नहीं है, ये ब्लैक और नहीं, ये ब्लैक और व्हाइट डिबेट है। कश्मीर के किसी भी पार्टी के लिए एक राय तो होगी ना। आप जस्ट आप अगर चाहते हैं कि हर डिबेट ब्लैक एंड व्हाइट हो तो वो संभव ही नहीं है। ये देश ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं सोचता, ये देश जो है आपके सोच के कलर में सोचता है जो ग्रे है। अरे किसी कानून को, किसी धारा को लेकर वो धारा रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल ये आप नहीं बोलने वाले, इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता। इसमें आप किसी भी डिबेट को ब्लैक और व्हाइट मैं बता देता हूँ दर्शकों को कि क्या मजबूरी है। माफ कीजिए, मैं बता देता हूँ कि दर्शकों को क्या मजबूरी है पवन खेड़ा की और कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भी शासन करना चाहती है और क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कश्मीर वैली में भी प्रेजेंस है, तो कांग्रेस पार्टी कोई राय रखना ही नहीं चाहती है। वहीं बीजेपी के साथ, माफ करना, बीजेपी के साथ उसके साथ दिक्कत यह है कि वो वैली में है ही नहीं, वो जम्मू में है। तो बीजेपी खुलकर कहती है कि 35 से खत्म होना चाहिए। वहीं कश्मीर की पार्टियां, चाहे वो महबूबा मुफ्ती की हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की हो, मिलकर एक हो जाते हैं कि 35 से तो हटना ही नहीं चाहिए, 35 से बहुत जरूरी है। तो कांग्रेस बीच में है, एक्सट्रीम कश्मीर के कश्मीरी पार्टियों के इस तरफ भी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में क्या गलत बोला, बताइए ना आप क्या गलत बोला खेड़ा साहब? आप इनका, हाँ मैं बोल रहा हूँ साहब, इनका एजेंडा फॉर एक्शन में 370 के बारे में क्या लिखा है ये बोल दें कि नहीं, आप इन पर मत जाइए, आप पहले अपने बारे में बता दीजिए खेड़ा साहब प्लीज। खेड़ा साहब, मैं कांग्रेस की राय कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, बीजेपी की राय बीजेपी से पूछ लूंगा। प्लीज खेड़ा साहब प्लीज, देखिए टाइम डाइवर्ट हो रहा है, बहुत से लोग हैं। खेड़ा साहब, बहुत ही स्पेसिफिक मैंने आपसे पूछा और बहुत ही ईमानदारी से पूछा, आप बिल्कुल ईमानदारी नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल ईमानदारी से पूछा, इसमें आपकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं है मुझको। मैं ये कह रहा हूं कि हम एक सेंट्रिस्ट पार्टी हैं, हम तमाम ओपिनियंस को साथ लेके चलने की हमारी एक अपब्रिंगिंग है। ये थोड़ा होता है कि मैं ये बीच में कौन बोल रहा है, उनकी बारी होता है बोले, उनको कहिए चुप रहे। की लाइन लेंगे, ठीक है मैं समझ बोल रहा हूं चलिए, जीवीएल नरसिम्हा राव, दुबे साहब, आप जो भी बोल रहे हैं चुप रहिए, जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, नहीं तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। खेड़ा साहब, यू मेड अ पॉइंट, बोलने नहीं दूंगा, लेट मी गो अहेड। कादरी साहब, बीच में बोलने की अगर आपने शुरू करी परंपरा इस खेड़ा साहब आपने अपनी बात कही 5 मिनट तक। कादरी साहब आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? कादरी साहब, क्यों 35 से आपको चाहिए? कादरी साहब, दूसरा फोन पे कर रहा था। देखें, आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड शायद इसका पता नहीं है। ये जो साहब अभी बोल रहे थे, मुझे गुस्सा इस बात पे आया, ये लीगल और हिस्टोरिकल ग्राउंड मैनिपुलेटेड आपके पास पेश कर रहे थे। ये जो 35A है, ये किसी महाराजा ने अपनी जमीन बेचने, ये बचाने के लिए नहीं रखी थी। ये यहाँ पे एजिटेशन उठी थी, जो उठाई थी यहाँ पे कश्मीरी पंडितों ने, जो महाराजा के वक्त उन्होंने यहाँ पे जो उर्दू के खिलाफ, उर्दू लैंग्वेज के खिलाफ एक एजिटेशन उठी थी कि पंजाब से कोई मुसलमान यहाँ पे ना आए जो उर्दू जानने वाले हों, क्योंकि पर्शियन लैंग्वेज टू उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे कोर्ट लैंग्वेज चेंज हो गई थी। अब उसके लिए यहाँ पे ये महाराजा साहब ने, हरि सिंह साहब ने यहाँ पे सेक्शन 6 नोटिफिकेशन लाई थी, नोटिफिकेशन नंबर 6 लाई थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजनशिप राइट्स। तो और इसमें यह था कि एक तो जनाब मुझे कादरी साहब देखिए, कादरी साहब सुनिए ना, वही एक्सटेंड किया था, वही एक्सटेंड किया गया था 35A में, और ये डिराइव होता है आर्टिकल 370 में। There are 11 डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री में मत दीजिए, हर चीज को आप हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, आप और आरएसएस में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा अगर ऐसी बात नहीं बोलता हूं। ये पंडित बजाज साहब की किताब है, आप पढ़ें। नहीं किताब मत पढ़ें, किताब मत पढ़ें, असलियत पे आए। कादरी साहब, वहां की जमीनें न खरीदें, पवन खेड़ा जी एक मिनट, आपने अपनी बात स्पेसिफिकली बोल दी। कादरी साहब मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए, बाबर कादरी लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी। आप बहुत अच्छे वकील हैं, बढ़िया वकालत करते होंगे, मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 1 मिनट मुझे दे दीजिए। मैं इतनी सी बात जानना चाहता हूं, जब एक आम हिंदुस्तानी कश्मीर में जाकर घूम सकता है, शिकारे में रुक सकता है, वहां जाके शॉपिंग कर सकता है, वहां की शॉल को खरीद के ला सकता है, वहां की केसर को लेके आ सकता है, तो वहां पर घर क्यों नहीं बना सकता है? वहां पे जमीन खरीदने पर क्यों रोक लगा रखी है आप लोगों ने? क्यों नहीं उस पर बदलाव आना चाहिए? जब गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब, शब्बीर शाह साहब, बाबर कादरी साहब, तमाम लोग दिल्ली में, बंबई में, गुड़गांव में प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो हम लोगों से क्या गलती होगी जनाब?
हाँ, ये गलती आपने इस वक्त की थी जब आपने एक्सेशन एक्सेप्ट किया था। माउंटबेटन ने उस वक्त कंडीशन रखी थी कि एक तो 3 ही कंडीशंस पे हम आपके साथ एक्सेशन कर ले रहे हैं, और वो वापस क्या दिया था, वादा दिया था कि आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन का वादा देंगे कि ये जो एक्सेशन है इट विल बी सब्जेक्ट टू देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। ये नहीं, कादरी साहब आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं ललित साहब। बहुत प्रोपेगेंडा हो गया, हमारी जो बहुत प्रोपेगेंडा हो गया। रुकिए रुकिए एक मिनट, रुकिए, बहुत प्रोपेगेंडा कई सालों से चल रहा है। हकीकत जानने की कोशिश कीजिए और हिम्मत कीजिए। सुनिए, के साथ धोखा दिया, रियल इश्यूज नहीं उठाए। कश्मीर का एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। उस वक्त कश्मीर में शेख अब्दुल्ला जो उस वक्त वहां के लीडर थे वो जेल के अंदर थे। किसी भी कश्मीरी का उसमें कोई हक नहीं था, किसी भी कश्मीरी का उसमें हक नहीं था मुदाखलत करने का। महाराजा जैसे भारत के बाकी 500 से ज्यादा रियासतों ने एक्सेशन किया था, वही डॉक्यूमेंट साइन किया था। ये झूठ मत बोलिए, उस वक्त कोई कंडीशन नहीं थी, आप लोगों का वजूद भी नहीं था इस्लामिक में उस वक्त। नो, और 35A एक साजिश के तौर पर मैं कहूंगा, साजिश के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जोड़ दिया गया। आई वॉन्ट टू नो द व्यूअर्स को ये पता होना चाहिए, ये 35A कैपिटल है, 35A छोटा नहीं है। ये आपको मेन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं मिलेगा, ये अपेंडिक्स में मिलेगा आपको, क्योंकि इसको जानबूझकर कोशिश की गई कि पूरे भारत में इसका एहसास ही ना हो कि हमने कश्मीर को किस तरह से मानसिक तौर से, पॉलिटिकल तौर से बाकी भारत से अलग करके छोड़ दिया। मैं आपको ये बताऊं, आप इंसानी हकूक की बात करते हैं, जम्मू से कोई है हमारा पैनल में तो बताना चाहता हूं, जम्मू में कॉलोनी है वाल्मीकि कॉलोनी, बिल्कुल वहां पे आप लोगों ने, आपकी सरकार ने पंजाब से सफाई कर्मचारी के तौर पे लोगों को लेके आए हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। उनकी आज तक की पुश्तें सफाई कर्मचारी के नाम से जानी जाती है, वो MA करे, PhD करे, लेकिन आपकी सरकार, आपकी इस्लामिस्ट जम्मू कश्मीर की सरकार उन्हें 6 दशक हो गए कर्मचारी की नौकरी देती है। हमें पता है आप पैकेज के लिए सब कर रहे हैं। नहीं, ललित अहमद एक मिनट, कादरी साहब एक मिनट, बहुत झूठ हो गया कादरी साहब एक मिनट, ललित जी एक मिनट चाहता हूं। कादरी साहब, आप तो हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, आपको तो हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन से कोई लेना देना ही है। बिल्कुल, आप काहे को लड़ रहे हैं? बिल्कुल, आप क्यों लड़ रहे हैं? रोज मेरे साथ डिबेट में आते हैं, रोज मेरे साथ डिबेट में आते हैं। छोड़ दीजिए, आप सईद और सलाउद्दीन को जयकार करते हैं। बाबर कादरी, कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक, बाबर कादरी, निजामुद्दीन भट्ट साहब, आऊंगा आपके पास। बाबर कादरी एक मिनट, हेडलाइंस का वक्त हो रहा है, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 35A जो रोकती है तमाम हिंदुस्तानियों को कश्मीर में जाकर प्रॉपर्टी खरीदने में, उस 35A के साथ बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए। और यह सबसे बड़ी बात यह है कि 35A की वजह से कश्मीर की लड़कियां अगर कश्मीर के बाहर ब्याह दी जाती हैं तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। डिबेट को आगे बढ़ाऊं, बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊं, उसके पहले अब तक के नतीजे आपको दिखा देते हैं। आज का सवाल है कि कश्मीर में बेटियों से भेदभाव करने वाला 35A कानून खत्म होना चाहिए। 97% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं जो इस डिबेट को देख रहे हैं। वहीं ट्विटर पोल पर के नतीजे, क्योंकि इसके नतीजे भी आपके सामने, 94% लोग यहां पर हाँ में जवाब दे रहे हैं, यानी ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये कानून खत्म होना चाहिए। निजामुद्दीन भट्ट साहब, कादरी साहब एक मिनट, अपनी बारी का इंतजार करिएगा, 3 पैनलिस्ट और हैं, उनके पास होके फिर मैं आपके पास आऊंगा। कादरी साहब, हैव पेशेंस। निजामुद्दीन भट्ट साहब, ये एक बहुत ही संजीदा इशू है 35A का, और मैं समझ सकता हूं कि जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री ने इनिशिएटिव लिया और खुद पहुंची फारूक अब्दुल्ला साहब के पास बात करने के लिए, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये क्यों हुआ कि महबूबा जी को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट फारूक अब्दुल्ला पे ज्यादा भरोसा था बजाय अपने पॉलिटिकल अलाई भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी से बात नहीं की महबूबा जी ने, फारूक अब्दुल्ला के दामन थामा, क्यों? अवस्थी साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक अर्ज करूंगा आपसे, वो ये है कि यहाँ ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं है, ना मुझे ना और किसी पैनलिस्ट को। डिबेट में हिस्सा लेना है तो सब्र से अपनी बात रख सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने पॉइंट आउट किया
कि खलत बलत करने की जरूरत नहीं है। सवाल में क्लैरिटी होनी चाहिए और जो मेन इशू है उसके साथ जुड़ा होना चाहिए। आप इधर उधर की बातें, फिर मैं भी तारीख दोहराऊं, मैं भी वहूं हैदराबाद की लिंग्विस्टिक बुनियादों पे 2 हिस्से क्यों हो गए, मैं ये भी कहूं कांग्रेस के एक वजीर आजम एक नेता को, भारत के एक नेता को तमिलनाडु में कत्ल क्यों होना पड़ा, मैं ये भी कहूं कि इंदिरा गांधी अपने गार्ड के हाथों कत्ल क्यों। ये हिस्ट्री दोहराने की जरूरत नहीं है। एक चीज समझ लीजिए कि हिंदुस्तान 100 से ज्यादा विचारधाराओं का देश है, एक बड़ी तहजीब है, और जब संविधान बना आजादी के बाद तो इन चीजों को नजर में रखा गया, खित्तों को नजर में रखा गया, विचारधाराओं को नजर में रखा गया, जो उस वक्त की पॉलिटिकल कंपल्शन थी उनको नजर में रखा गया। क्या लाना है 47 की पार्टीशन में क्या हुआ, खून में लथपथ सारा खिता था, इस वक्त दोहराने की जरूरत नहीं है। मामला यह है कि जो संविधान बना, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं क्या ये संविधान रहना चाहिए इसी हालत में कि नहीं रहना चाहिए, जो संविधान का प्रियम्बल है अनएमेंडेबल है, क्या रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। अगर आप संविधान को तब्दील करना चाहते हो कोर्ट में जाके या कोर्ट से बाहर पार्लियामेंट के जरिए आपको खत्तों को चेंज करना पड़ेगा, विचारधाराओं को चेंज करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या समस्याएं उठेंगी। जम्मू कश्मीर का जहां तक ताल्लुक है, ये फेडरल इंडिया के साथ जुड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सीक्वेंस है, इसकी एक हिस्टोरिकल सीक्वेंस है। 370 खोखला ही क्यों ना रहा हो, ये हिंदुस्तान की यूनियन और जम्मू कश्मीर के रिश्ते की बुनियाद है, इसके साथ छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं, महर्षि कश्यप की ये जमीन ऐसे है, लोगों को आप कैसे अपने आप को अलग ले जाते हैं भट्ट साहब? बेटियों को क्या लाते हो? भट्ट साहब आप पिछले 3-3.5 मिनट से बोल रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने भट्ट साहब। भट्ट साहब मैंने बहुत ही कैटेगोरिकल सवाल पूछा, आपने मुझे गोल गोल जलेबी की तरह घुमा दिया। भट्ट साहब सुनिए ना प्लीज, आपने कहा चिल्लाइए मत, चीखिए मत, अगर आप सुनेंगे नहीं तो चिल्लाना पड़ेगा ना, आप सुन ही नहीं रहे। भट्ट साहब मेरा स्पेसिफिक सवाल आपसे, आपको बीजेपी पर भरोसा नहीं है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्यों गए, आप जवाब देना चाहेंगे भट्ट साहब? भट्ट साहब जवाब देना चाहेंगे कि टाइम जाया करेंगे ऐसी दर्शकों का? छोड़ दीजिए। अरे हम आप पे नहीं छोड़ सकते ना भाई, हम नहीं छोड़ सकते आप पे, नहीं मैं आपसे नहीं छोड़ सकता हूँ। आप मेरे सवाल का जब जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं कैसे आप पे छोड़ दूं? मैं स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ आपसे, आप 5 मिनट से बोल रहे हैं। मुझे बताइए महबूबा मुफ्ती ने अमित शाह या नरेंद्र मोदी से बात क्यों नहीं की, फारूक अब्दुल्ला से बात क्यों कर रही हैं? सुनिए सवाल का जवाब। वी आर ए पॉलिटिकल पार्टी, चीफ मिनिस्टर इज ए पॉलिटिकल बीइंग, शी वेल अंडरस्टैंड्स, पूरी समझ है उसको नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी की भी और स्टेट की इंटरेस्ट की भी, सेंसिटिविटीज की भी। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं बताता हूँ, वो जीवीएल नरसिम्हा राव बताएंगे अभी, आप उन्हीं के पास आता हूँ। जीवीएल ये जमहूरियत की रूह है। अरे जमहूरियत की हमको भी चिंता है जनाब। आप कहते हो टकराव, जीवीएल महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला का दरवाजा खटखटाती है, 11 अशोक रोड का नहीं, क्यों? क्या बीजेपी पर भरोसा नहीं है उनको कि 35A पर भारतीय जनता पार्टी उनका साथ देगी? जीवीएल नरसिम्हा राव। अवस्थी साहब सुनो, बीजेपी एंड पीडीपी आर इन गवर्नमेंट। जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, यदि वो खत्म कर बोलिए वो अपने बात को समाप्त करेंगे मैं बोलूंगा। या अब देखिए सुमित जी, जो संविधान के जो संविधान का सही इंटरप्रिटेशन केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका जिस पर आप बहस करा रहे हैं आज, एक चारू वाली खन्ना, इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के इसको चैलेंज किया है कि जिस प्रकार ट्रिपल तलाक के मामले में सभी पार्टियां गोलमोल कह के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने सरकार की तरफ से हमने एक स्पेसिफिक हमने स्टांस लिया था, एक पोजीशन लिया था। सरकार ने अपने हलफनामा में इसको जेंडर इक्वालिटी आर्टिकल 14 का वायलेशन का हमने जिक्र किया था। तो क्या जो ट्रिपल तलाक में जो वायलेशन है, यहां भी ये वायलेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का? आप किस आधार पर महिला और पुरुष परमानेंट रेसिडेंट्स को इस प्रकार भेदभाव आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए हमारा क्या पोजीशन रहेगा इस विषय में, इस विषय को लेकर मैं समझता हूं पीडीपी को अंदाजा है।
और हम 370 के विषय में बहस होनी चाहिए, इसको खत्म करनी चाहिए। ये देश के हित में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है। ये हमने कई बार हमने कहा है। हम आपको एक्चुअली सुमित आपका शुक्रगुजार हैं, इस प्रकार की चर्चा हो रही है और देश की जनता का इस विषय में क्या राय है आप भी उसको आपके प्रोग्राम के जरिए बता रहे हैं। हम यही चाहे कि इस पे बहस हो और जम्मू कश्मीर में क्यों जो पंजाब को खतरा नहीं, जो गुजरात को खतरा नहीं, बाहर के लोग आकर के वहां बसे, वहां नौकरी करें, वहां जमीन खरीदे, पंजाब को खतरा नहीं, गुजरात को खतरा नहीं, बंगाल को खतरा नहीं, तो ऐसा कौन सा खतरा है जम्मू कश्मीर को है? तो कौन सा कल्चर यहां बदलने वाला है? बताइए कादरी साहब। ये आज के जमाने में ये बिल्कुल आर्टिकल 35 ये बिल्कुल एक हमारे संविधान के खिलाफ साफ नजर आता है। ये जम्मू कश्मीर के हित में भी नहीं है। जम्मू कश्मीर को है 11 स्टेट्स को। अरे क्या कंपैरिजन कर रहे हैं आप? there are 11 states who are enjoying। दुबे साहब मैं आऊंगा। जो चर्चा का विषय है, एक दूसरा कादरी साहब कोई नहीं मानते। कादरी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कादरी साहब, फिर डीके दुबे आपकी बारी। तमाम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चले जाएंगे और सदर रियासत। कादरी साहब गुस्सा मत करिए, डिबेट इत्मीनान से चल रहा है। भट्ट साहब सीनियर आदमी, उनकी बात तो सुन लीजिए। मैं गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। नहीं कादरी साहब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपको कह रहा हूँ, अरे मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए भाई। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर चला गया। सैयद अली शाह गिलानी की दिल्ली में, वसंत कुंज में, गुड़गांव में प्रॉपर्टी है, तो जीवीएल नरसिम्हा राव की श्रीनगर में क्यों नहीं हो सकती हैं? पवन खेड़ा की क्यों नहीं हो सकती हैं? ये क्यों सिर्फ कादरी साहब आके बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? वो आपको उस वक्त सोचना चाहिए। ऐसा कौन सा खतरा महाराजा के साथ एक्सेशन किया था? अरे क्या खतरा है आपको? क्या खतरा है आपको? दुबे साहब, डीके दुबे नहीं एक्सेप्ट किया हुआ है। डीके दुबे क्या दिक्कत है? क्यों कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के लोगों से अपने आप को अलग मानते हैं? ये कहीं भी चले जाएं हिंदुस्तान के लोग वहां नहीं जा सकते, ऐसा क्यों? इसलिए मानते हैं। सुनिए दुबे साहब से पूछ रहा हूं। जो भी आपने वादे आज तक किए, सबसे पहले इसकी शुरुआत जब हो रही है ना, तो आज जो डिबेट पर जा रहे हैं ये लोग, ये डिबेट ही गलत कर रहे हैं। जानने की आवश्यकता ये है कि जब 35 एक कोर्ट में चैलेंज हुआ तो वैलिडिटी कोर्ट चेक कर सकता है या नहीं? बिल्कुल। आर्टिकल 124 कैपिटल ए 124 कैपिटल ए पार्लियामेंट ने पास किया, जजेस का एनजेएसी बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना कि नहीं? सबसे बड़ा बिल आज तक का पास हुआ, यूनानिमस पास हुआ, विधानसभाओं से पास हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 35A मैं कहता हूं अंदर रखा है, बाहर रखा है, क्या वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट चेक कर सकता है या नहीं? और आप किसके खिलाफ बोल रहे हैं? बिल्कुल आप कोई बीजेपी नहीं कर रही है, आप बीजेपी के या पीडीपी के उसमें नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट केवल वैलिडिटी देख रहा है। अब चोर आपके मन में है। क्यों, कैसे? ऐसे है, देखिए आपका सुनिए कादरी साहब, मैं आऊंगा आपका। कादरी साहब आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मिश्रा है, बोलिए आप। जस्टिस मिश्रा है, आर्टिकल 368 हमारे पास एक आर्टिकल है, केशवानंद भारती के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 के तहत ए से लेके जेड तक अमेंडमेंट हो सकता है। बिल्कुल। आपने एक नया आर्टिकल जोड़ा, लेकिन 368 के दायरे में नहीं जोड़ा। आपने पार्लियामेंट को भी नहीं बताया। क्या कोई संविधान में एडिशन हो सकता है बिना पार्लियामेंट को बताए? ये 35A की ये खासियत है कि संसद से ये कानून पास नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट के ऑर्डर से लागू हुआ है। कादरी साहब अगर मैं गलत बोलूं तो करेक्ट कर दीजिएगा मुझे आप, कि राष्ट्रपति के ऑर्डर से 35A बना है, लागू हुआ है और संविधान में किसी भी किताब में देखने को नहीं मिलता है, अपेंडिक्स में देखने को मिलता है। 35 और 36 के बीच में नहीं मिलता है। 68 मेरे को एक बात ये बताइए, जो भी बात कर रहे हैं, सीधी सी बात ये थी कि आज का प्रधानमंत्री, आज का राष्ट्रपति अगर कोई सिग्नेचर कर दे और कह दे हिंदुस्तान कल आपके हवाले है, तो क्या हिंदुस्तान उसके हवाले हो जाएगा? कि आज का क्या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर है कि बिना पार्लियामेंट जाए वो कुछ भी कर सकता है? वो जो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी के जजमेंट में कहा था, इंदिरा नेहरू गांधी के जजमेंट में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर अकेला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होता, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कंसेंट चाहिए होती है ऑर्डिनेंस भी पास करने के लिए। इस बात का जवाब है भट्ट साहब। कादरी साहब आप तो चिल्ला रहे हैं, कादरी साहब आप चिल्ला कर डिस्टर्ब कर रहे हैं। भट्ट साहब नहीं, भट्ट साहब ओनली भट्ट साहब, नंबर भट्ट साहब 35A की लीगैलिटी पे सवाल है।
कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर से बना है, संविधान से, संसद से पास नहीं हुआ है ये? देखिए, आप गए हो सुप्रीम कोर्ट में, जो आपका रिश्ता 370 के जरिए स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के साथ है, देखिए एक बात को मैं यही करेक्ट करना चाहता हूं कि 370 के माध्यम से रिश्ता नहीं है, एक्सेशन हो चुका है। और 370 आया 17 अक्टूबर 1949 को, एक्सेशन हो गया 26 अक्टूबर 1947 को, 17 अक्टूबर 1949 को जिस दिन प्रीएम्बल डिस्कस होने जा रही थी, संविधान पूरा हो गया था, उस दिन अचानक ये आर्टिकल आया, 1-2 घंटे की डिबेट के बाद ये आर्टिकल एंटर कर गया। इसलिए आप ये तो कहिए ही मत बिल्कुल कि ये 370 के माध्यम से एक्सेशन हुआ, एक्सेशन हो चुका है। ठीक है, 370 है। ठीक है, भट्ट साहब आप पूरा करिए, दुबे साहब भट्ट साहब पूरा करिए। देखिए जो एक्सेशन की कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल स्कीम है, हिस्टोरिकल स्कीम है, 47 में एक्सेशन हुआ, महाराजा ने किया, 3 मुद्दों पे ही किया। उसके बाद 1952 का एग्रीमेंट हुआ, नहीं उससे पहले 1949 25 नवंबर 1949 को महाराजा ने, उनके रिजेंट ने संविधान को अडॉप्ट किया और संविधान को वहां लागू किया और उसमें कहा मैं, मेरे वंशज और मेरे उत्तराधिकारी सभी इस संविधान को स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने कहा संविधान प्रिवेल करेगा। जवाब दीजिए भट्ट साहब जवाब दीजिए। मैं साफ तौर, स्पष्ट तौर आपको कहता हूं कि रिलेशनशिप की जो बेसिस है, आउटकम ऑफ ए पॉलिटिकल एग्रीमेंट एंड सैंक्शनड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है उस एग्रीमेंट को। नहीं ये गलत कह रहे हैं आप, जो कह रहे हैं 562 हिल्ला मचाने लगेंगे आप देश को। इससे नहीं चलेगा। एक्सेशन हुआ है उसका 370 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सुनिए भट्ट साहब, आप अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है आपको। आप झूठ बोल रहे हैं और एक पॉलिटिशियन, सीनियर पॉलिटिशियन होके 370 1950 में लागू हो गया, जबकि एक्सेशन 1947 को हुआ था। महाराजा को सिर्फ अथॉरिटी थी एक्सेशन साइन करने की, जैसे बाकी 500 स्टेट्स के महाराजाओं को थी। सुनिए, जो आपके रीजन का इन्होंने जिक्र किया वो भी गैर कानूनी है, क्योंकि एक मोनार्क के होते हुए जो खुद अपने आप को जलाए वतन करके मुंबई में रह रहा था, महाराजा जिसने एक्सेशन किया था उसके सिग्नेचर नहीं थे उसके ऊपर, जबकि उसके ये बड़ी बात हो रही है, बड़ी बात हो रही है। आप कानून के दायरे में बात कीजिए, और सुनिए एक बात हो, आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, मुझे बताइए पिछले 70 साल में कश्मीर में अगर कोई डेमोग्राफिक चेंज हुई है वो इसी आर्टिकल के अंदर, इसी हिंदुस्तान की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कश्मीरी हिंदुओं का जिनोसाइड हुआ है, आपके सामने हुआ है। 70 साल से एक्सेशन हुआ है, मैंने आपको मिसालें दे दी। आप जब ये हिंदू अपनी जलाई वतनी बता रहे हैं आपकी बदौलत। आप अपने आप को मत सोचिए, आप चाहते हैं कि जिना की टू नेशन थ्योरी आर्टिकल 370 और 35A के द्वारा कश्मीर में ललित भट्ट साहब 35 से किस तरीके से लागू हुआ हम सब जानते हैं, इतिहास का विषय है। और मैं इस बात का जवाब पवन खेड़ा से लूंगा ब्रेक के उस पार लौटने के बाद। क्या ये तरीका जायज था? क्यों संसद को इग्नोर किया गया? क्यों राष्ट्रपति के दस्तखत से एक कानून बना और बीते इतने सालों में, लगभग 62 साल हो गए, इस कानून को संसद में लेकर क्यों नहीं आया गया? ब्रेक के उस पार। और आखिरी सेगमेंट में इस डिबेट को आगे बढ़ा, उसके पहले नतीजे देख लेते हैं। दर्शक क्या कह रहे हैं? कश्मीर में बेटियों से भेदभाव करने वाला 35 से कानून खत्म होना चाहिए। 97% हाँ में जवाब दे रहे हैं SMS पोल पर। और ट्विटर पोल के नतीजे भी क्या है वो देख लेते हैं। ट्विटर पर भी 95% लोग हाँ में जवाब दे रहे हैं। मैक्सिमम लोग कह रहे हैं, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये कानून खत्म होना चाहिए। पवन खेड़ा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उस वक्त नेहरू जी ने कहा था कि ये कानून घिस घिस कर अपने आप खत्म हो जाएगा। 70 साल हो गए, ये घिस घिस के खत्म होने की बजाय ये लोगों को दम घोटने लगा है। और अभी तक आपकी सरकार इतने साल रही, क्यों कोशिश नहीं हुई इस पर कोई भी समीक्षा करने की?
दो चीजें मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा सुमित जी, उससे पहले एक लाइन में बोलना चाहूंगा। मेरे मित्र जीवीएल नरसिम्हा राव शायद ये भूल जाते हैं कि जब ये 370 का फाइनल हुआ था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी के भी हस्ताक्षर उन पे थे, वो नेहरू जी की कैबिनेट के हिस्सा थे। जब दो संविधानों की बात हुई थी तब भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकार में ही थे। अब आप आते हैं इस पे कि अब तक क्यों नहीं हटाया गया या इस पे क्यों नहीं कोई देखिए कश्मीर जी नहीं दिल्ली पैक्ट पर दिया था, वो अलग था। आप उससे इससे थोड़ा जुड़ा हुआ है लेकिन अलग था। आप बीच में मत बोलिए तो अच्छा रहेगा, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। ये क्यों इतना बोलते हैं बीच बीच में? मेरी बात सुनो जी नहीं, अभी नहीं सुनूंगा मैं। अगर आप में हिम्मत है मेरी बात सुमित जी अरे हिम्मत तो आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप कभी बात सुनते ही नहीं है सुमित जी। दूसरी बात यह है कि ये कश्मीर का मुद्दा है, वो शुरू से बहुत नाजुक मुद्दा रहा है, इतना आसान नहीं है। नेहरू जी की बड़ी विजडम थी इसमें कि घिसते घिसते घिस जाएगा। मैंने आपको उदाहरण दिया, 97 में से 95 जो लिस्ट है सेंट्रल लिस्ट, वो ऑलरेडी लागू हो चुका है, एक्सटेंड हो चुका है। तो उनकी विजडम देखिए कि वो कितनी सही बात उन्होंने कही। जीवीएल जी एक और बात भूल जाते हैं, हिमाचल में जमीन खरीद के बता दें, नॉर्थ ईस्ट में जमीन खरीद के बता दें, उत्तराखंड में जमीन खरीद के, 10 राज्य और हैं जहां ये जमीन नहीं खरीद सकते। यहां बैठ के आज ये अनाउंस कर दें कि 10 के 10 राज्य में अब हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है। जीवीएल बात अभी जीवीएल जी इसका जवाब दीजिए। 10 के 10 राज्यों में आज आप डिक्लेयर करिए कि हाँ हम ये लड़ेंगे इसके लिए और कानून पास नहीं मैं देता हूं नहीं सुमित जी, नो प्रियंका गांधी तो हिमाचली नहीं है, लेकिन उसका वो अलग विषय है। प्रियंका 500 गज सबको अलाउड है। इस तरह की अगर ओछी बातें करेंगे तो मैं आपको बताता हूं अटल जी की जमीन कहां है। अटल जी ने भी जमीन खरीदी हुई है। इस तरह की हल्की बात मत करिए। जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई बना के चलिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी खरीद रखी है उत्तराखंड परमिशन से। आप डिबेट की सीरियसनेस को बना के रखिए। हिमाचल प्रदेश में ऐसा कोई रोक नहीं है आपको। नहीं प्रियंका गांधी ने क्या है, कैसे किया, पहले कानून पढ़िए, कानून पढ़िए, प्रियंका गांधी हिमाचली है क्या? कानून पढ़िए, बिना कानून पढ़े हिमाचली है क्या? 10 राज्यों में हिंदुस्तान के 10 राज्यों में आप जमीन खरीद करके बता दीजिए। 370 किसी न किसी फॉर्म में वहां है। जिसके कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं जीवीएल? आप बिना होमवर्क किए कैसे आकर बैठ जाए? जीवीएल एक पवन खेड़ा, मैं आ रहा हूं ललित जी। पवन खेड़ा में एक सवाल का जवाब दीजिए। पवन खेड़ा मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। ये प्रेसिडेंट के ऑर्डर से लाया गया 35A को, और इतने सालों में क्यों नहीं संसद से पास कराया गया? ऐसी क्या वजह रही कि संसद को हमेशा पीछे रखा गया? ये जो बात जो दुबे साहब कह रहे थे कि कल तो कोई भी प्रधानमंत्री ये लिख दे कि आज से हिंदुस्तान आपका हुआ, तो क्या वो मान लिया जाएगा? कश्मीरियों को हक दो बात करने का। अरे कादरी साहब एक मिनट, और सब इनको चुप कराएं तो मैं बोलूं। कादरी साहब बोलिए। खेड़ा साहब देखिए सुमित जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ डिबेट्स ऐसी होती हैं जो देश को विभाजित कर देती हैं, देश को 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में बांट देती हैं। ऐसी डिबेट्स को अवॉइड, आज ये सरकार एनडीए सरकार कोर्ट में एफिडेविट नहीं दे रही, कह रही इसमें डिबेट होना चाहिए। बताइए क्यों कर रही है? सुप्रीम कोर्ट में ये भी दे सकते थे एफिडेविट, इन्होंने अभी भी यही कहा है कि हम इसमें डिबेट होनी चाहिए। मैं इस बात का तो स्वागत करता हूं, डिबेट हर मुद्दे पे होनी चाहिए, हम कोई डिबेट से भागने वाले लोग नहीं है, सबको डिबेट करना चाहिए। लेकिन एनडीए की सरकार जो कि पूर्ण बहुमत सरकार है, राष्ट्रपति जवाब दीजिए, कोर्ट में आप क्यों नहीं साफ-साफ स्टैंड लेते हैं? अपनी सरकार क्यों नहीं साफ-साफ स्टैंड लेती है? जीवीएल सुमित जी, नहीं मैं उस पर जवाब, बिल्कुल आपका प्रश्न का जवाब दूंगा। सबसे पहले हिमाचल में आप लैंड खरीद सकते हैं परमिशन के आधार नहीं, पर। 500 गज से ज्यादा नहीं खरीद सकते। आपने खरीदा होगा, उन्होंने जमीन खरीदा, वो बड़ा एक घोटाला था, फिर वो बड़ा घोटाला था। बात करेंगे तो अटल जी ने जो जमीनें खरीदी वो सवाल है, जो परमानेंट प्रेसिडेंट है, केवल आप उनको बोलिए थोड़ा और बताता क्यों घबरा जाते हैं? आपको नहीं निकाला जाएगा भाई प्रवक्ता के पद से। गांधी ने बिल्कुल जायज तौर से जितना अलाउड है अरे पवन जी 500 तो खरीद सकते हैं, कश्मीर में तो 5 सेंटीमीटर नहीं खरीद सकते भाई। कश्मीर में तो 5 उंगली नहीं खरीद सकते हैं भाई। पवन जी एक मिनट की बात करेंगे, पवन जी एक मिनट। और बात सिर्फ जमीन तक नहीं है, बात एजुकेशन में भी है, बात लड़कियों के लिए भी है, महिलाओं तक भी है। प्रॉपर्टी की बात तो वो छोटी बात है। प्रॉपर्टी की बात तो मैं कादरी साहब को इसलिए कह रहा था कि तमाम सेपरेटिस्ट ने दिल्ली में जमीनें खरीद ली, दिल्ली में, बंबई में, और वो लोग नहीं चाहते कि 35 से हटे। लेट जीवीएल कंप्लीट दिस सेंटेंस। जीवीएल सुमित जी, जीवीएल पवन जी प्लीज, जीवीएल। अच्छा देखिए, आपने एक्सेशन के वक्त सुमित जी आप इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि देश को बर्बादी करने के बाद अब भैंस का भी बर्बादी करना चाह रहे हैं।
अब जो हिमाचल का उन्होंने उदाहरण उन्होंने खुद लिया था, नाम इसलिए मैंने प्रियंका गांधी का नाम लिया, लेकिन कोई महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। हिमाचल में नौकरी करने में कोई किसी प्रकार की रोक नहीं है। तो जो आर्टिकल 35A में जिस प्रकार रोक है बाहर की सिटीजन्स को, मुझे तो लग रहा है कि ये पॉलिटिकल इशू ढूंढ लिया है बीजेपी और पीडीपी ने अपने अपने संबंधों को विच्छेद करने का। ये जमीन तैयार हो रही है अपने आप को सेक्रीफाइस करने की, अपने लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एड्रेस करने की। तभी महबूबा मुफ्ती जाती है फारूक अब्दुल्ला के पास, वो नरेंद्र मोदी के पास नहीं आती है। जीवीएल ये तो बड़ा डिबेट हो रहा है, वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पीडीपी और बीजेपी की नहीं बन रही है, और ये 35 और 370 ऐसा मामला है जो दोनों पार्टियां जानती थी क्या क्या रुख है, उसके बावजूद आप एक हुए। इसीलिए आज महबूबा मुफ्ती को नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है, फारूक अब्दुल्ला पर भरोसा है। जीवीएल ये क्या संबंध तोड़ने की तैयारी चल रही है, बहाना ढूंढा जा रहा है? देखिए नहीं सुमित जी हम दोनों पार्टियों के बीच में इस प्रकार के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हम अपनी पोजीशन को हम इनको अबेंडन भी नहीं कर सकते। जब संविधान का प्रश्न होता है, केंद्र सरकार एक कॉन्स्टिट्यूशनल जवाब, उसके बारे में क्या है इसका जवाब दीजिए। अटॉर्नी सरकार के क्या इंटरप्रिटेशन को प्रस्तुत किया जाएगा। जो नेहरू ने धोखा के बारे में क्या लिखा है, 35A के बारे में क्या लिखा है? अरे नेहरू जी को इतिहास हो गया, आज की बात करिए एजेंडा फॉर एक्शन। जब पीडीपी और बीजेपी का अलायंस बना, अरे नहीं, खेड़ा साहब के इतिहास के बारे में मुझे भी पता है। उस वक्त अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, रेफरेंडम को अम्बेडकर साहब ने क्या कहा, और पीडीपी का एजेंडा उन्होंने विरोध किया था इस चीज का, उसका जवाब ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने तब भाग लिया था कि गलत होगा। अपने छवि को बनाने के लिए मत 370 और 35A पे एजेंडा फॉर एक्शन ने क्या लिखा है उसका जवाब दीजिए। ललित अंबदा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सुनिए एक मिनट, आप सब लोगों के लिए, आप जो बीच में राजनीतिकरण करते हैं हर बात का, ये बहुत बुरी बात है। डिबेट आम पब्लिक के लिए जानना बहुत जरूरी है। आप जो बार बार ये बताते रहे हिमाचल में क्या कानून है, नागालैंड में क्या कानून है, किस दूसरे प्रांत में अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, किस दूसरे प्रांत में एक नया अलग झंडा है, मुझे बताइए। ये दो कारण हैं जो कश्मीरी इस्लामाबाद आज पनप रहा है कश्मीर के अंदर, क्योंकि आपने उनको 70 साल से मानसिक तौर पर अलग रखा हुआ है। और सुनिए दूसरी बात सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, सारी दुनिया में एक सबसे प्रचलित भारतीय अगर है तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। सबसे दुनिया में सबसे जाना माना कश्मीरी अगर है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो भी आज की तारीख में कश्मीर में 2 गज जमीन नहीं खरीद सकते थे। सुनिए, अरे आपके इस्लामाबाद ने कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया, आप क्यों बात कर रहे हैं कादरी? आप तो 370 के आगे निकल जा चुके हैं। आपको तो इस्लामाबाद की दुहाई चाहिए कश्मीर में, आप तो छोड़िए। आपके साथ मैं अलग बात करूंगा, मुझे मेन स्ट्रीम पार्टीज के साथ बात करने दीजिए। आपका हिंदुस्तान के ऐवान के साथ कुछ नहीं है, कोई विश्वास नहीं है हमारे आईन में। आप लोगों ने कश्मीरी हिंदुओं का जिनोसाइड आपकी आंखों के नीचे हुआ, आप उनके तरफदार हैं जिनको सजाए मौत होनी चाहिए कश्मीरी हिंदुओं के जिनोसाइड के लिए, आप उनकी तरफदारी करते हैं। आपको हिंदुस्तान के कानून के साथ क्या लेना देना है? बाकी भट्ट साहब आज महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला आपस में मिलते हैं। 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी हिंदुओं की याचिका खारिज कर दी, इसलिए कि वो कश्मीरी हिंदुओं का जिनोसाइड 27 साल पहले हुआ था, तो कानून उसकी अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती। तो क्या आप दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी, आपको शर्म नहीं आई? आपका दिल नहीं धड़का कि कश्मीर के 5,000 साल पुरानी विरासत आज अपने मुल्क के अंदर दरबदर फिर रही है, उनका कानून का हक देने वाला कोई नहीं है, और आप आज अपनी अस्मिता को बचाने के लिए बैठे हुए हैं। सुनिए, आज आप रिसर्जेंट इंडिया के साथ बात कर रहे हैं, ये नेहरू हिंदुस्तान नहीं है। आज प्रश्न पूछे जाएंगे, 370 और 35A जरूर जाएगा, कानून के अंदर जाएगा। कादरी साहब, मैं माफी चाहता हूँ, वक्त की कमी है, ऐसा टॉपिक है कि अगर 70 साल भी डिबेट करें तो शायद सॉल्यूशन निकले या नहीं निकले भगवान जाने, क्योंकि बीते 70 सालों में तो सॉल्यूशन नहीं निकल कर आया है। और शायद इसीलिए आज की तारीख में इस बात को दोबारा बहस शुरू हुई है कि 35A
जो कि खासकर जेंडरली मेरी बहुत बायस्ड है, महिलाओं के साथ बहुत गलत करता है, उसको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, या फिर ये बीजेपी का शगुफा मात्र है एक नया विवाद खड़ा करके अपने हक में वोटरों को पोलराइज करने का। उस पर हमारी नजर रहेगी। आगे भी मैं डिबेट इस टॉपिक पर करता रहूंगा, लेकिन फिलहाल तमाम मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया।